हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपीएससी में आपका जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आता है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन पेपर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए कि इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले आपको इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिए गए हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इस पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारे दो भागों में यह बटा हुआ है। ठीक है, और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टर्म्स एंड पॉलिसी में इसमें बता दिया गया है। एक मिनट आपको दिखा देना चाहते हैं कि जो आपके प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, ठीक है, 1 और 5 जो हमारा है, ठीक है, वह अनिवार्य यानी कंपलसरी है। ये आपको चाहे जैसे करना ही करना है। और इसके साथ साथ इसमें से दिया गया प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक खंड में से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और कुल लेके टोटल आप लोग को कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 150 शब्दों में आप लोग को निबंध लिखना है। तो इसमें से हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 प्रश्न इसमें से दिए गए हैं और इसमें से 150-50 वर्ड के देने हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि भूमंडलीय तापन, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, एवं इसका फसल उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बताना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पर दिया गया शुष्क एवं बारानी कृषि ठीक है हेतु आसंग योजना। शुष्क एवं बारानी कृषि हेतु आसंग योजना यानी कि कंटीजेंसी प्लानिंग इन ड्राईलैंड एंड रेनफॉल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा सी नंबर पर दिया गया है खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य के परिपूर्ण हेतु संकर एवं उच्च उत्पादित प्रजातियों की भूमिका। डी नंबर पर दिया गया है जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सही जल संचय सिंचाई पद्धति। इसके बाद ई नंबर पर दिया गया भारत में कृषि विपणन के सुधार के लिए पहल। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है अब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। तो दूसरे प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है कि विभिन्न परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत जल संचयन के प्रकार एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। जल संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग के प्रकार एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है बी नंबर पर दिया गया है मृदा जैव पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाइए। मृदा जैव पदार्थ बढ़ाने हेतु तकनीकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद दूसरे का सी नंबर दिया गया है विकास हेतु तकनीकी विस्तार में गैर सहकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका क्या है। नेक्स्ट हमारा दिया गया तीसरा प्रश्न है। इसमें तीसरे प्रश्न में दिया गया है धान की सीधी एरोबिक बुवाई एवं SRI यानी श्रिप पद्धति की प्रयासों या फिर प्रथाओं का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। बी नंबर पर दिया गया तीसरे का कृषि विज्ञान केंद्रों की जिम्मेदारियां क्या है। KVK सेंटर की जिम्मेदारियां क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि तकनीकों के विस्तार एवं किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में किस तरह से सहायक हैं। तीसरे का सी नंबर पर दिया गया भारतीय कृषि के परिप्रेक्ष्य में संदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की उपयोगिता के बारे में चर्चा कीजिए। तीसरे का सी दिया है। चौथे का ए में हमारा क्या दिया है, प्रश्न दिया गया है हमारा कि धान की लोष्टवती मृदा में क्या बदलाव आते हैं। इन मृदाओं में नाइट्रोजन की स्थिति व नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने के बारे में वर्णन कीजिए। चौथे का बी क्या दिया गया है कि गैर परंपरागत वानिकी पद्धति के प्रकार व लाभ के बारे में वर्णन कीजिए।
गैर परंपरागत वानिकी हेतु उपर्युक्त वृक्ष प्रजातियों की विशेषता के बारे में बताइए। अगला दिया है चौथे का सी दिया गया हमारा कि खरपतवार में शाकनाशी प्रतिरोधी घटनाएं क्या है। शाकनाशी प्रतिरोधी विकास हेतु जिम्मेदार कारकों के बारे में चर्चा करें। ये टोटल हमारे ABC यानी 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सेक्शन A के। इसके बाद सेक्शन B हमारा आता है, तो सेक्शन B में भी वही एक प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन है, 150 शब्दों के लिखने हैं। तो पहला हमारा आता है 5वें का जैविक खरपतवार प्रबंधन में नवोन्मेष, ठीक है, यह क्या है हमारा। इसके बाद बी दिया गया है मृदा कार्बन अधिग्रहण में वानिकी की भूमिका। ये देखिए ये हमारा एग्रीकल्चर पेपर ए है, ठीक है, एग्रीकल्चर पेपर का पहला पार्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो आपका ऑप्शनल में जो आपका 2 पेपर होते हैं, इनमें से ये हमारा पहला पेपर है। इसके साथ साथ दूसरा पेपर आता है, तो दूसरे पेपर को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमारा जैविक खरपतवार प्रबंधन में नवोन्मेष, और बी नंबर पर था हमारा मृदा कार्बन अधिग्रहण में वानिकी की भूमिका। इसके बाद सी नंबर पर था हमारा लवड़ी एवं सोडिक मृदा की समस्याएं व सुधार। इसके बाद था हमारा कृषि प्रसार में सूचना व संचार तकनीकी का उपयोग। डी नंबर पर था टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि हेतु जैविक कृषि की भूमिका, ठीक है। ये हमारा 5वें का ई था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 6वें नंबर पर आता है मृदा एवं जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या है। मृदा एवं जल प्रदूषण का फसल उत्पादकता एवं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल पर पड़ने वाले इफेक्ट का वर्णन कीजिए। अगला हमारा 6वें का बी दिया गया था जैव उर्वरकों के प्रकार एवं उनके प्रयोग के तरीकों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो आपके बायो फर्टिलाइज़र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनके यूज करने यानी कि प्रयोग करने की कौन कौन सी मेथड है। साथ साथ हमारे भारतीय किसानों के द्वारा इनके सीमित प्रयोग के कारणों का विवरण दे। 6वें का सी हमारा दिया गया फसल बीमा एवं इसके आशय की चर्चा करें। फसल बीमा पर सरकार द्वारा उठाए गए पहलुओं का वर्णन करिए या फिर विवरण दीजिए। इसके बाद 7वें का ए दिया गया है संरक्षण कृषि के सिद्धांतों की भूमिका की व्याख्या करें या फिर संरक्षण कृषि के सिद्धांतों की व्याख्या करें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संरक्षण कृषि की प्रथाओं एवं प्रभावों का व्याख्या कीजिए। 7वें का बी दिया गया है सिंचाई नियोजन के तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि जो शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन जो हमारा होता है, इरिगेशन ऑफ शेड्यूलिंग जो होता है, इसके तरीके को सूचीबद्ध कीजिए। लेआउट बनाना, आपको लिस्ट आउट बनाना है। इसके बाद साथ साथ 7वें का सी दिया है मूंगफली की फसल में 25, 50 एवं 75% मृदा नमी के अवक्षय दिया गया है, ठीक है, पर सिंचाई नियोजन के सापेक्ष दक्षता का परीक्षण प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर प्रभावित जड़ क्षेत्र की नमी धारण क्षमता व अस्थायी म्लानी बिंदु जो है क्रमशः 16% व 6% है। उपर्युक्त तीनों सिंचाई नियोजन में किस मृदा नमी पर सिंचाई करें, यह बताना है। इसके बाद 7वें का डी हमारा किसानों की आय को 2020 तक दोगुने करने की रणनीतियों को विस्तार पूर्वक लिखिए। इसके बाद हमारा 8वें का ए भारत में तिलहन उत्पादन की स्थिति एवं उत्पादन में क्या प्रतिबद्धता है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हेतु रणनीतियों का वर्णन करें। 8वें का बी हमारा उत्तम फार्म योजना की क्या विशेषताएं हैं। फार्म प्रबंधन समस्याओं के समाधान हेतु आप किन तकनीकों को अपनाएंगे। इसके बाद 8वें का सी हमारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, इसे बोलते हैं FLD, क्या है, यह किस तरह से फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। यह हमारा 8वें का सी हो जाता है क्लियर। इसके बाद हमारा 8वें का डी आता है रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में क्या उन्नति हुई है। व्हाट आर द एडवांस इन केमिकल वीड मैनेजमेंट। तो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में
देखिए बहुत सारी मतलब उन्नति हुई है। जैसे पहले पहले क्या था कि नियंत्रण में खरपतवारों के नियंत्रण में क्या होता था कि जैविक रूप से नियंत्रण करते थे या फिर कल्चरल मेथड से करते थे। उसमें श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती थी, ठीक है, समय भी अधिक लगता था और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मजदूर की भी आवश्यकता अधिक पड़ती थी। लेकिन आधुनिक यानी मॉडर्न युग में क्या हुआ, केमिकल की वजह से क्या हुआ कि मशीनें सॉरी केमिकल्स आ गए हैं, एक से केमिकल आ गए हैं कि एक बार प्रयोग करने से क्या होगा कि पूरे के पूरा जो वीड रहेगा वो सबके सब कंट्रोल कर देता है, ठीक है, लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही। तो बहुत सारे मतलब उन्नति हुई है, ये सब लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट हमारा इसका दूसरा पेपर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।